सबसे पहले बात करते हैं सीएए की, जो कि कल एक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पूरे देश में लागू हो गया। धारा 370 और 3 तलाक के बाद जैसे बड़े फैसले हुए, उसके बाद इसको एक अहम फैसला माना जा रहा है। मोदी सरकार ने सोमवार को सीएए यानी नागरिक संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मतलब अब ये कानून देश में लागू हो गया है। इस बीच दिल्ली समेत देश के कई राज्यों और शहरों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में तैनाती और गश्त बढ़ा दी गई है। 39 पेज का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फॉर्म, जिन्हें भरने के बाद नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को ही नागरिकता दी जाएगी। और नागरिकता सिर्फ उन शरणार्थियों को मिलेगी जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है। सीएए का भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। ये शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। इससे किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी। इधर नोटिफिकेशन जारी हुआ सीएए का और उधर विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। बड़ी खबर इससे जुड़ी ये है कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने इसके लागू होने की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये गोडसे के विचार पर आधारित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो सीएए को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी और यही बात केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने भी कही है केरल के लिए। हमने देखा किस तरीके से विपक्ष सीएए को लेकर हमलावर है, वहीं शरणार्थी मोदी सरकार को दुआएं दे रहे हैं। क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट में। नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। दीदी कौन होती है भारत को चलाने वाली? पार्लियामेंट का कानून है, ये पूरे देश में लागू होगा। धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। अब जब तक चुनाव है तब तक ये सीए खेलने दो। ये एक कानून हुआ था, पास हो पार्लियामेंट में मेजोरिटी से हुआ था, उसको लागू करना था। एक टप्पे से हम काम करते हैं, इसमें फायदे के लिए हम काम नहीं करते। चुनाव ध्यान में रखते हुए ये निर्णय नहीं लिया है। बहुत सालों से विषय पेंडिंग था। ये सरकार हमेशा चाहती है कि कागज जमा दो, तो फिर बोलेंगे सबको सब तमाम कागजात तुम जमा दो, तो उनके पास कागज होते नहीं है। इसी बीच असम से एक बड़ी खबर है। वहां पर सीए लागू होने के विरोध में एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। ऐलान यूनाइटेड अपोजिशन फोरम की ओर से किया गया है और इसको लेकर असम पुलिस ने इसमें शामिल पार्टियों को लीगल नोटिस भेज दिया है। प्रदर्शन टालने और शांति बनाए रखने की अपील की गई है पुलिस की ओर से। विपक्ष सीए के फैसले को लेकर नाखुश है और ऐसे में विपक्ष हमलावर है। ऐसे में शरणार्थी दुआएं देते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर से जश्न की तस्वीरें भी सामने आई। सीएए लागू होने की खबर मिलते ही हिंदुस्तान में पड़ोसी देशों से आए वहां के अल्पसंख्यक शरणार्थी खुशी से झूम उठे। दिल्ली और राजस्थान में रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले हिंदू शरणार्थी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए सिंधी समाज के लोग और पश्चिम बंगाल में मতুआ समाज के लोग जश्न में डूब गए। मोदी की जय, अमित शाह की जय और सनातन धर्म की जय, संत महात्माओं की जय और हिंदू समाज की जय। बोल भारत माता की। मोदी सरकार ऐसे कर दो, हमारी मदद करे, जागो कोई, जैसे भागीरथ को गंगा लाई, मगर मोदी ने इस तरह से मोदी ने काम बनाया है। एक तरफ सरहद पार बेइंतहा जुल्मों सितम झेलकर किसी तरह वहां से भाग कर आए ये लोग मोदी सरकार को दुआएं दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विरोधी सवाल उठा रहे हैं। 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव आने के मात्र कुछ दिन पहले सीए को कानून के तौर पे लाया जाता। हम सीए के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। तो देश में जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं वो जश्न मना रहे हैं, लेकिन चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। मुसलमानों में थोड़े असमंजस की स्थिति है, लेकिन सरकार की ओर से बार बार साफ किया जा रहा है कि
कि ये कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, किसी को नागरिकता देने के लिए है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो लिहाजा इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसको अपनी जो लीगल कमेटी है, लीगल टीम है, वो उसको स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद ही अपनी बात रखी जाएगी। और बहरहाल तमाम लोगों के ज़िम्मेदारान की तरफ से ये बात आ रही है कि इससे किसी की सिटीज़नशिप नहीं जाएगी। और तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि हर तरीक़े से अमन अमान कायम रखें और हम लोगों की लीगल कमेटी इसको पूरा स्टडी करने के बाद ही अपनी बात कहेगी और उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। विरोध करना लोकतंत्र का एक भाग है। कबीरा निंदक नीडे राखियो आंगन पुटी समाये। विरोध करने वाले भी चाहिए, लेकिन इसमें विरोध करने का कोई तुक नहीं है। जहाँ तक मुस्लिम धर्म के लोग हैं उसमें उनकी नागरिकता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भारत की एक परंपरा रही है हमेशा से, आने वाले लोगों को हमेशा हम लोगों ने आश्रय दिया है, शरण दिया है। तो एक अच्छा प्रयास है और उनको यहाँ नागरिकता प्रदान करने का भारत सरकार का जो अधिसूचना है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है उन लोगों के लिए जो सेफ है। और अब बात पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों की, ताबड़तोड़ दौरों की और करोड़ों की सौगात देश भर को देने की। आज पीएम मोदी गुजरात दौरे पर होंगे। सुबह 9:15 पर प्रधानमंत्री अहमदाबाद में होंगे, जहां से वो पूरे देश को 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आज 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। सुबह 10 बजे के करीब प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम पहुंचेंगे, कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे। साबरमती में गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च करने वाले हैं। तो आपको याद होगा 4 मार्च से प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ राज्यों के दौरों की शुरुआत हुई थी और उसी क्रम में आज वो गुजरात पहुंचेंगे और वहां से करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो न सिर्फ गुजरात के लिए होंगे बल्कि पूरे देश के लिए होंगे, उनका वो उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात की धरती से देश को 85,000 करोड़ की सौगात देंगे। रेलवे के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुरुआत करेंगे। 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम, मैसूरू से चेन्नई, पटना से लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी से पटना, पुरी से विशाखापट्टनम, लखनऊ से देहरादून, कलबुर्गी से बेंगलुरु, रांची से वाराणसी, खजुराहो से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। प्रधानमंत्री डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के कई प्रमुख सेक्शन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे, जहां वो कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे और गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च करेंगे। इसके तहत आश्रम के मौजूदा 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा और 36 भवनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। गुजरात के बाद पीएम मोदी राजस्थान जाएंगे, जहां पर वो संयुक्त सेना अभ्यास को लाइव देखने वाले हैं। पाकिस्तान सीमा के करीब पोखरण में ये हिंदुस्तान की स्वदेशी शक्ति की गर्जना है। तीनों सेनाओं की ताकत की इस नुमाइश के गवाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। पोखरण में इस युद्ध अभ्यास को नाम दिया गया है भारत शक्ति, स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, जिसे देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 1:45 पर पहुंचेंगे। तीनों सेनाएं 50 मिनट तक अपनी मारक क्षमता और ताकत का प्रदर्शन करेंगी, जिसमें सारे के सारे हथियार स्वदेशी होंगे। तीनों सर्विसेज की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किस तरह से इंटीग्रेटेड तरीके से, एक सामूहिक तरीके से अप्लाई की जा सकती है, डिप्लॉय की जा सकती है युद्ध क्षेत्र के अंदर, उसको दर्शाया जाएगा। लोकसभा चुनाव का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन उससे ठीक पहले मोदी सरकार ने CAA लागू करने का ऐलान कर दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। सरकार ने साफ किया है कि यह किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं, बल्कि किसी की नागरिकता देने वाला कानून है। और अब इस कानून के जरिए आपको बताएं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, उसके जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसका विरोध भी हुआ है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको वहां अपने राज्य में पश्चिम बंगाल में लागू करने से इनकार कर दिया है। यही बात केरल के लिए केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भी कही है। देश के कई हिस्सों में जश्न का माहौल है। ये किसी त्योहार का जश्न नहीं बल्कि उन लोगों का जश्न है जो सालों से अपने त्योहार पर जश्न मनाने से महरूम रहे। जश्न मनाना तो दूर, खुलकर बोलने तक की आजादी नहीं थी। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो या फिर राजस्थान, इन लोगों की खुशियां देखते ही बन रही हैं। जश्न मनाने वाले ये लोग भले ही मुट्ठी भर दिख रहे हैं, लेकिन इनके लिए ये बड़ा दिन है। मुट्ठी भर लोग इसलिए कह रहे हैं कि इस देश की बड़ी आबादी में ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि ये वो हिंदू हैं जो पड़ोसी मुल्कों से भारत आए, जो अपने ही देश में पराए थे, वो पलायन कर भारत आए और अब उन्हें भारतीय होने का हक मिल गया है। मोदी ने एक और गारंटी पूरी कर दी है। पीएम मोदी ने 3 पड़ोसी मुल्कों से आए गैर मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिक होने का हक देने के लिए चुनाव से पहले बड़ा फैसला किया। CAA पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बगैर दस्तावेज पेश किए 3 मुल्कों से आए गैर मुस्लिम नागरिकता हासिल कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। CAA को दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया था। बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। हालांकि इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध के चलते कानून लागू नहीं हो सका था, लेकिन अब सरकार ने इसे फिर लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब बताते हैं कि इसका असर क्या होगा। CAA आने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जिन शरणार्थियों ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है, नागरिकता सिर्फ उन्हें ही दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि CAA कानून से भारतीय नागरिकों के हक पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आपको ये भी बताते चले कि आखिर CAA है क्या। CAA का मकसद धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में शरण लेने वाले लोगों की रक्षा करना है। ये अवैध माइग्रेशन की कार्रवाई के खिलाफ एक ढाल बनता है। यानी 1955 में जो नागरिकता अधिनियम था, उसके प्रावधानों में बदलाव हुआ है। 11 साल के बदले अब सिर्फ 1 से 6 साल में ही शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को मदद मिलेगी। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता का लाभ मिलेगा। प्रवासी नागरिक जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता हासिल करने के लिए 39 पेज के दस्तावेज जारी किए गए हैं। इसमें नागरिकता लेने के कई फॉर्म हैं। हर फॉर्म का अपना एक विषय है। भारत में विदेश से आए लोगों के लिए, भारत में विवाह करने वाले लोगों के लिए, नाबालिग बच्चे के लिए, भारतीय माता पिता के बच्चे, भारतीय माँ या पिता के बच्चे के लिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, भारत में आकर सिटीजन की तरह रहने वाले लोगों के लिए। CAA लागू होने के बाद बीजेपी में भी खुशी की लहर है। पीएम मोदी जब बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गए तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी का एक और वादा पूरा करने के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम को कानून लागू करने के लिए धन्यवाद कहा और लोगों को शुभकामनाएं दी। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले CAA का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से देखने वालों के अपने अपने नजरिया है, पर देश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, सरकार हमेशा सोचती है। ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, ये सुनिश्चित करती है। CAA लागू करने के सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सबसे ज्यादा मुखर हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि इसका असर पश्चिम बंगाल और असम में ज्यादा दिखने वाला है। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए। आई एम वाचिंग कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। वो भी एक भी आदमी जिम्मेदारी लेने के लिए आसाम राजी नहीं है। हम कहा को नहीं मानेगा। 16 पॉलिटिकल पार्टी वी फॉर्म ए यूनाइटेड ऑपोजिशन फोरम ऑफ असम। पूरा असम में आंदोलन होगा। हमारा 16 पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होकर हम आंदोलन करेगा।
हम कोर्ट में भी लड़ेगा। विपक्ष सरकार पर चौतरफा हमलावर है। इस कानून को देखने का सबका अपना अपना नजरिया है। इस कानून में कोई शरणार्थियों का बेहतर भविष्य देख रहा है तो किसी को सियासी चाल नजर आ रही है। The act had been passed in the parliament 4 years and 3 months before. Why this delay? The government, if the government has, they have some sincerity on this issue, they could have done this order 4 years before. 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में, पीओके आ गया लाने वाले, लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलने दो। सीएए तकरीबन 4 साल पहले संसद से पास हो गया था, लेकिन 2020 से गृह मंत्रालय संसदीय समितियों से एक्सटेंशन लेता रहा। हालांकि दिसंबर 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये देश का कानून है। अब सीएए अधिसूचना की टाइमिंग पर विपक्ष सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि जल्द ही लोकसभा चुनावों की घोषणा होने वाली है। उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इतना विलम्ब क्यों किया? और अगर विलम्ब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। 2019 में जब सीएए पर संसद में बहस हो रही थी, तब ये बात कई बार उठी थी कि क्या इस कानून से भारत में रहने वाले किसी नागरिक पर कोई असर पड़ेगा। उसी वक्त सरकार ने साफ कर दिया था कि ये कानून नागरिकता देने वाला है, न कि किसी की नागरिकता छीनने वाला। हालांकि फिर भी मुस्लिम धर्मगुरु इस कानून के पन्ने पलटकर निश्चिंत होना चाहते हैं। वहीं हिंदू धर्मगुरु भी भरोसा दे रहे हैं कि इस कानून से किसी को भी नुकसान नहीं होगा। इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसको अपनी जो लीगल कमेटी है, लीगल टीम है, वो उसको स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद ही अपनी बात रखी जाएगी। जिम्मेदारान की तरफ से ये बात आ रही है कि इससे किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी। तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। विश्व के किसी भी देश में अगर हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी जो अल्पसंख्यक के उसमें आते हैं, अगर वो कहीं प्रताड़ित होते हैं तो उनको रहने के लिए कोई भी ठिकाना भारत के अलावा नहीं है। तो एक अच्छा प्रयास है और उनको यहाँ नागरिकता प्रदान करने का भारत सरकार का जो अधिसूचना है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। सीएए को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में शुरुआत से ही डर पैदा करने की कोशिश की गई थी। इसमें सबसे ज्यादा योगदान नेताओं का था। कई जगह प्रदर्शन भी हुए थे और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हर जगह मुस्तैदी दिखाई दे रही है। दिल्ली का शाहीन बाग हो या फिर जामा मस्जिद इलाका, असम का गुवाहाटी हो या फिर यूपी, सभी जगहों पर पुख्ता चौकसी रखी जा रही है। यूपी के डीजीपी ने भी सभी जिलों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। यूपी के कई जिलों में मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी है। ऐसे में ये प्रदेश अहम हो जाता है। ये फैसला चुनाव से ठीक पहले हुआ है, तो चुनाव प्रचार में इसकी गूंज भी जमकर सुनाई देगी। बीजेपी जहां इसे पीड़ित लोगों की मदद के रूप में पेश करेगी, तो विपक्षी दल इसे सांप्रदायिक बताने की कोशिश करेंगे। साफ है, हर राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक के बीच संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार जिले की भोजशाला का सर्वे कराने का आदेश दिया है। यानी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह ही भोजशाला का सर्वे एएसआई की एक्सपर्ट टीम करेगी। कोर्ट ने टीम को 6 हफ्ते में सर्वे रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया है। हिंदू पक्ष की दलील है कि वहां करीब 1000 साल पहले मंदिर बनवाया गया था, जिसे मुस्लिम शासकों ने मस्जिद में बदल दिया था। ज्ञानवापी की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, ये जानने के लिए परिसर का सर्वे कराया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला का सर्वे कराने के आदेश दे दिए हैं। इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। कोर्ट ने धार भोजशाला का सर्वे कराने का जिम्मा आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई को दिया है। इसके लिए 5 एक्सपर्ट की टीम बनाने को कहा है। 6 हफ्ते में इस टीम को अपनी रिपोर्ट बनाकर सौंपनी होगी। हाईकोर्ट ने पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के लिए कहा है। साथ ही जीपीआर, जीपीएस तरीके से इसका वैज्ञानिक सर्वे करने को कहा है।
माननीय इंदौर हाई कोर्ट ने गौशाला धार से संबंधित मामले में मेरे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है और कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। इस एएसआई सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से सर्वे होगा, एक्सकेवेशन होगा और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी दोनों पक्षों की मौजूदगी में। और साथ ही साथ कोर्ट ने 5 मेंबर की टीम बनाई है और ये कहा है कि विद इन 6 वीक्स 6 हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने इस एक्सपर्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। पूरे परिसर का जहाँ जो खुदाई आवश्यक हो, जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण की आवश्यक हो और जो जीपीआर सर्वे की जरूरत हो, सबके द्वारा जांच करके रिपोर्ट दी जाए कि हम वस्तु स्थिति क्या है। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल अर्जी पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और सर्वे कराने की अपील पर अपना फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष की ये भी दलील है कि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम यहाँ पर लागू नहीं होता क्योंकि धार भोजशाला एक एएसआई संरक्षित स्मारक है, इसलिए इसे 1991 के अधिनियम से छूट मिली है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो यहाँ पे लागू नहीं होता है क्योंकि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और जब कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होता है तो 1991 के एक्ट में उसको एग्जेम्पशन दिया गया है, इसलिए जो 1991 का एक्ट है वो यहाँ पे लागू ही नहीं होता। पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या है धार के भोजशाला से जुड़ा विवाद। धार जिला प्रशासन की वेबसाइट के मुताबिक राजा भोज परमार राजवंश के शासक थे। उन्होंने साल 1034 में धार में यूनिवर्सिटी बनवाई। इसके बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। भोजशाला को वाग देवी यानी सरस्वती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वेबसाइट के मुताबिक इस मंदिर को बाद में वहां के मुस्लिम शासक ने 1305 में मस्जिद में बदल दिया। इसके अवशेष मौलाना कमालुद्दीन मस्जिद में भी देखे जा सकते हैं। ये मस्जिद भोजशाला के कैंपस में ही स्थित है, जबकि 1875 में की गई खुदाई में मिली सरस्वती देवी की प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में रखी गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के द्वारा मां सरस्वती के मंदिर भोजशाला के एएसआई सर्वे का आदेश पारित करना अखिल भारतीय संत समिति इसे सुखद मानती है और न्याय की जीत मानती है। में अंतर यही है कि वहाँ पर हिंदू जाते ही हैं, हिंदू के अनुष्ठान होता है, पूजा होती है, लेकिन मुसलमान भी जाते हैं। तो इसलिए अब वो निश्चित करना ये है कि वो वस्तुतः हिंदू मंदिर है या वह जो गौशाला है कि मुसलमानों का भी कुछ उसमें मिलता है, कुछ अधिकार उनको भी है। ये दोनों बातें अब वही सर्वे में स्पष्ट हो जाएगा। हिंदू जहां भोजशाला को मंदिर मानते आए हैं तो मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद मानता आ रहा है। सालों से ये विवाद चल रहा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को वहां पूजा और नमाज की इजाजत दी है। भोजशाला में शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। वहीं मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने की इजाजत है। इसके अलावा वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के लिए हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा और हवन करने की भी अनुमति है। ये मामला सालों से विवादों में रहा है और इसको लेकर सियासत भी होती रही है। मध्य प्रदेश में कई बार ये चुनावी मुद्दा भी बना। पिछले विधानसभा चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाया गया। भोजशाला के बारे में उन्होंने यही कहा है कि वहाँ के जो सर्वे किया जाए और सर्वे में जो तथ्य प्रस्तुत हैं वो तथ्य न्यायालय में प्रस्तुत किए जाए, तो फिर तदनुसार न्यायालय उस पर आगे की कार्रवाई और अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। जब दस्तावेज के ऊपर सिविल सूट फाइल होता है तो उसी के हिसाब से फैसला आना चाहिए। पुरातत्व की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है, और अगर ऐसा निर्णय हाईकोर्ट ने दिया है तो हम लोग उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। धार भोजशाला को लेकर कई बार विवाद भी हुए। साल 2006, 2012 और 2016 में शुक्रवार को वसंत पंचमी आई तो विवाद की स्थिति बनी। वसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को पूजा, जबकि शुक्रवार होने से मुस्लिमों को नमाज की अनुमति भी है। ऐसे में वसंत पंचमी शुक्रवार को आने पर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर पूजा और नमाज दोनों करवाए जाते हैं। चुनावी बॉन्ड की जानकारी साझा करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में और मोहलत मांगने गए देश के सबसे बैंक एसबीआई को तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने एसबीआई की याचिका खारिज करते हुए उसे आज डिटेल्ड आंकड़ा देने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग से 15 मार्च तक आंकड़े को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें, यानी कि किस पार्टी को कितना चंदा दिया इसकी पूरी सच्चाई अब सामने आ जाएगी। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे यानी इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपना बड़ा फैसला सुना दिया है।
यानी कि इस बॉन्ड के जरिए सियासी दलों के मिले चंदे के पाई पाई का हिसाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया तो देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की नींद उड़ गई, क्योंकि एसबीआई ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों को पैसे जारी करता था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आज इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर से जुड़ी हर जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया है। यानी किसने कितना पैसा किस पार्टी को दिया, इसकी पूरी जानकारी आज एसबीआई को देनी होगी और चुनाव आयोग को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक चंदा देने वालों का नाम, पता वेबसाइट पर हर हाल में सार्वजनिक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और कड़े निर्देशों में बैंक के लिए आदेश दिया है कि आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनावी बॉन्ड के खिलाफ याचिका दी थी। इससे पहले कोर्ट ने एसबीआई को डिटेल देने को कहा था, लेकिन एसबीआई ने कोर्ट में हलफनामा देकर और समय देने की अपील की, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि आदेश को पूरा करने के लिए और वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा, 15 फरवरी से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया? एसबीआई ने प्रोसेस में दिक्कत का हवाला दिया, कहा एसओपी बनाई गई थी कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम में बॉन्ड खरीदने वाले का नाम ना हो, क्योंकि हमें कहा गया था कि इसे गुप्त रखना है। कोर्ट ने पूछा, जब डोनेशन देने वाले और पॉलिटिकल पार्टी दोनों के डिटेल्स मुंबई ब्रांच में भेजे जाते हैं और कोर्ट ने आदेश में सूचनाओं के मिलान की बात नहीं कही है, बल्कि सूचनाओं को जाहिर करने की बात कही है। एसबीआई ने कहा कि उसके पास पूरी जानकारी है कि बॉन्ड किसने खरीदे हैं। यह भी जानकारी है कि किस राजनीतिक दल ने बॉन्ड कैश कराए। सीजीआई ने कहा कि हमने 15 फरवरी को फैसला दिया था, आज 11 मार्च हो गई है। पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए हैं, कुछ भी नहीं बताया गया। अगर जानकारी है तो उसको साझा करना चाहिए। एसबीआई ने यह भी कहा कि हम एफिडेविट दे सकते हैं, लेकिन हम आपको नंबर्स की जानकारी देने की जल्दबाजी में गलती नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, डोनर और किस पार्टी को डोनेशन दिया गया है, यह जानकारी आप दे सकते हैं, फिर गलती कैसे हो सकती है? एसबीआई ने आगे कहा कि ये नंबर गुप्त रखे गए हैं, इन्हें सामने रखने के लिए हर ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने की जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने आदेश का पालन किया, कोर्ट को डिटेल्स दी, इसे सुरक्षित जगह पर रखा। कोर्ट उन्हें तुरंत खोलने का आदेश देता है। चुनाव आयोग जानकारी सामने लाए और एसबीआई भी 12 मार्च 2024 तक डिटेल सार्वजनिक करे। कोर्ट ने बोला कि हमने 15 फरवरी का जो आदेश दिया था उसमें लिंकिंग की बात कही ही नहीं। हमने तो सिर्फ ये बोला था कि किस आदमी ने या कॉर्पोरेट ने ये बॉन्ड खरीदा है, किस तारीख को खरीदा है और उसका कितना अमाउंट था, और दूसरा कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको भुनाया है, किस तारीख को भुनाया है और कितने का वो बॉन्ड था। 1-2 दिन में पता लग जाएगा कि क्या किस प्रकार से स्टेट बैंक कार्रवाई करता है और वो ये डेटा जमा कराता है कि नहीं। चुनाव में पैसे की खासी अहमियत होती है। चुनाव लड़ने के अलावा सभी पार्टियों के पास कई खर्चे हैं, लिहाजा चंदा लेने की चलन पुरानी है। लेकिन मौजूदा सरकार ने इसमें पारदर्शिता लाने के लिए नए नियम बनाए, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े हो गए। एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों इतना टाइम लगता है? सबका लिस्ट है आपके पास। इलेक्शन तक छुपाना चाहते हैं, फिर इलेक्शन के बाद क्या होगा वो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव का भी हम स्वागत करते हैं, जिसमें 15 मार्च तक सारी औपचारिकताएं उनको पूरी करनी। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरा और इसे बड़ा मामला बताया। यानी साफ है कि 2014 लोकसभा चुनाव से ऐन पहले चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्ष बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकता है।